Recording is on. माइंड एकदम स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इसलिए स्थिर और शांत रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करोगे तो तुम भूल जाओगे कि इसमें ऑब्जेक्ट आया था कि एरे आया था कि नॉर्मल डेटा आया था। और डेटा में भी कौन सा डेटा था कुछ पता नहीं। पता चल सकता है क्या? अगर मान लो कोई ए वेरिएबल रखे हैं फंक्शंस के अंदर में, अब उस ए में क्या है पता कर सकते हो तुम? हमें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि इंटीजर्स है कि स्ट्रिंग है कि बुलियन है वो तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि डेटा टाइप नहीं था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फंक्शन आया कि ऑब्जेक्ट्स आया कि एरे आया, वो भी नहीं पता चलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो बहुत केयरफुली कोड को देखना पड़ता है कि क्या आया है, कैसे रिट्राइव करेंगे नहीं करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एरे आया तो एरे के अंदर में कहीं दूसरा एरे तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अब कहीं ऐसा तो नहीं उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई एरे है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और कुछ भी हो सकता है तो यही बेनिफिट है और यही लॉस भी है। तो जब इसके अंदर में डेटा रखोगे तो थोड़ा केयरफुली रखना है, कैसे डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, कैसे वहां पे एक्सेस करें। तो आज फिर से हम एक बार फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शंस में देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को हैंडल करें। ठीक है? और हो सकता है कि हम कुछ भी पास कर दें। कौन सी स्क्रीन? तो तभी से तुम लोग क्या देख रहे थे? क्या देख रही थी? कुछ नहीं, जब पूछेंगे तो बोलना। फंक्शन कैसे बनाते हैं? तुमसे ही पूछ रहे हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं? पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रही हो। मतलब पहले फंक्शन डिफाइन करके उसका नाम देते हैं और फिर मतलब कोड लिखते हैं। कोड तो लिखेंगे, फंक्शन बताओ ना क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे। पहले फंक्शन लिखना जरूरी है तो नहीं लिखे? फंक्शन में तो नहीं लिखते। वैसे अगर वैसे एक्सेस करना हो तो पहले फंक्शन एरो फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरो फंक्शन ही बनाओगे तुम लोग। ठीक है, फायदा क्या था? उसमें ज्यादा बड़ा कोड नहीं लिखना। ये कोई फायदा हुआ? उसको ऊपर से एक्सेस नहीं कर सकते थे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऊपर डिक्लेयर है कि नीचे कहाँ है नहीं, क्योंकि एरो फंक्शंस को जब भी एक्सेस करेंगे नीचे से ही करेंगे, ऊपर से तो होगा नहीं। तो ये फायदा हुआ ना कि हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूजन को कम रखना है ना, तभी क्लियर्स काम कर पाएंगे। खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, अब मान लो हम पढ़ाने आए, हम खुद ही कंफ्यूज हैं क्या होगा नहीं होगा, तुम तो 1 घंटे में बोर होकर अगले दिन आओगे नहीं। खुद ही कंफ्यूज है, उसको खुद ही नहीं आता है, हमको क्या बताएगा? तो कंफ्यूजन कम होना चाहिए ना। अभी फंक्शन से लिखेंगे और कॉल करेंगे तो पता नहीं ऊपर में था कि नीचे था, जाके ढूंढिए पूरा कोड में कहाँ पे। लेकिन एरो होगा तो ऊपर ही होगा, चलो ऊपर ही चलते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। तो फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, सपोज करो fn नाम से ही। सिंटैक्स बताओ क्या लिखे हैं यहाँ पे? हाँ, पहले नाम तो लिख दिए। नहीं वो वाली कौन सी वाली? स्मॉल ब्रैकेट और इज इक्वल टू एरो मतलब फिर साइन इक्वल टू एरो। हाँ, आगे बोलो ना, भूल गई। इसके आगे क्या लिखा हो गया? तो क्या होगा इसके आगे? करली ब्रैकेट। हाँ तो नाम बोलो ना, करली ब्रैकेट। नाम याद नहीं रहता इसका? आर्गुमेंट्स देना है तो अगर हम चाहते कि एक आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करें, कहाँ देंगे? इस ब्रैकेट के अंदर में ए दे देते मान लो। ठीक है, अब सपोज करो कि
एक वेरिएबल होता तो हम लॉग में प्रिंट कर लेते, कोई मिल जाता। वैसे सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे कोई भी चीज हम प्रिंट तो कर ही सकते हैं, चाहे ए हो कि बी हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे एरे हो, कुछ भी हो। और यहाँ पे एक और कमाल हुआ था कि एरे के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट अगर प्रिंट करते थे तो डेटा मिलता था, जावा वाले को तो कुछ और मिलता था। अच्छा तो है, यहाँ पे कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ क्या था नहीं था उसके अंदर में, बोलो बेटर रहेगा। चलो ट्राई करते हैं इसमें हम कुछ भी पास करने का। कैसे कॉल करेंगे? FN से ही, नॉर्मल जैसे कॉल करते थे ऐसे ही ना। सपोज करो इसमें मुझे कोई एरे पास करना, और बताए थे जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, बिग ब्रैकेट, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर में कुछ भी हम लिखेंगे तो वो सब क्या होगा, हमारा एरे ही होगा। ठीक है, और जब भी करली ब्रैकेट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। जब भी जीएस के अंदर में करली ब्रैकेट देखोगे, सिर्फ करली ब्रैकेट, अब जैसे फंक्शंस के पास देखोगे तो इसको मत समझ लेना कि ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। अगर सिंपल कहीं पे सेपरेट देखोगे तो उसको क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा रखते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा अरेंज कर दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक कि यहाँ से एरे आपका स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एरे खत्म हो, और एरे में कितने इंडेक्स डेटा है, 4, 10 20 मेरा नेम है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ भी है, इसको एक सिंगल ही ट्रीट किया जाएगा। तो अभी इसका लेंथ निकालेंगे तो कितना है, 4। ठीक है, हाँ हाँ, इंडेक्स 0 से ही होगा, मतलब टोटल कितने लेंथ है, लेंथ पूछना तो लेंथ 4 ही होगा। प्रिंट करके देखेंगे तो ये सब प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहला इंडेक्स पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और ये लास्ट में एक ऑब्जेक्ट को एक ही जैसे ट्रीट कर रहा है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें एरे दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं बिल्कुल। सपोज करो मार्क्स कॉलम ले लिए, कोलन, और इसमें क्या एरे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हालांकि मेरा मार्क्स इतना अच्छा रहता नहीं है, कभी दे दिए इतना अच्छा। ठीक है, अगर हमको मार्क्स को प्रिंट करना था उस फंक्शन के अंदर में, पूरा प्रिंट नहीं करना है, कैसे करेंगे बताओ, सिर्फ मार्क्स निकालना है हमको। लास्ट क्लास में किए थे, ऐसे मत देखो, बताओ क्या कर लिखे, कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फंक्शन में पास हुआ है डायरेक्ट, तो इधर बाहर में ढूंढोगे तो मिलेगा भी नहीं, यहीं पे मिलेगा, ये ए के पास आ गया होगा, डायरेक्ट पास हुआ है ना, तो इसके पास पहुंच गया। अब इसी में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं कि क्या लिख दिया यहाँ पे, ये एक एरे बनाए थे, उस एरे के अंदर में ये डेटा था, और फिर एक ऑब्जेक्ट भी डाल दिया उसके अंदर में, कुछ भी डाल सकते हैं। ए के पास क्या क्या मिलेगा, ए के कौन से इंडेक्स पे मिलेगा ऑब्जेक्ट हमको, 3rd इंडेक्स पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। देखोगे तो क्या ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एरे था तो एरे को भी प्रिंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। उस ऑब्जेक्ट में से डेटा कैसे निकालते हैं, डॉट के साथ, डॉट के साथ निकाल रहे थे ना, तो डॉट के साथ एक्सेस करो, मार्क्स है मार्क, तो देखो सिर्फ मार्क्स को उठा के लेके आए। समझ आ रहा है, आगे चल के हम लोग इस तरीके का बहुत सारा काम करने वाले हैं। और अगर ये क्लियर नहीं रहा ना, तो रिएक्ट में तो हम लिखेंगे बस और तुम देखते रहना, यानी तो जैसे दूसरे का कोड देख देख के लिख रहे थे ऐसे ही लिखते रहना। ठीक है, समझ आ रहा है ये, कोई क्वेश्चन है तो भी पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे नहीं करेंगे। नहीं है कोई क्वेश्चन किसी को, नहीं? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो फंक्शन लिखे हुए हैं तो क्या उसका यूज नहीं होगा यहाँ पे एरो के बाद? क्या क्या? सर जो यहाँ फंक्शन से स्टार्ट कर ये रहे हैं, हाँ लाइन सर। नंबर 71 की 67। सर 71। ठीक है, हाँ इसको सर अगर यहाँ पे A3 डॉट मार्क्स लिख रहे हैं तो इसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, या ए के पास अगर हम सारा रख रहे हैं तो कैसे यहाँ पे होगा? सबको अलग अलग पास करना था। तो सर इसके लिए सर एक फंक्शन दिए हैं इसको।
मतलब चाहते क्या हो यहाँ पे, क्या करना? मतलब सर ये फंक्शन जो है, मतलब अगर हम ए में इसको रखते हैं तो सर हाँ, कैसे फंक्शन रखेंगे वहां पे या नहीं रखेंगे, ये बस। यहाँ का ये पूछ रहे हो कि यहाँ का? पहले ये मुझे क्लियर करो। सर फंक्शन जब ये कॉल कर रहा है तभी तो वो कंसोल डॉट लॉग पे जा रहा है ना, ए और 3 हाँ, करके, तो सर वो बिल्कुल। बस। तो यहाँ से कॉल हुआ, और उस कॉल जब हुआ तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट देते थे वही जाता था ना। ध्यान से देखो, ये एक आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, और आर्गुमेंट में हम एक एरे पास कर दिए थे, तो एरे गया, और एरे में जो डेटा दिए थे वही डेटा पहुंच गया इस ए के पास। ओके सर। फिर से बोलो, क्या क्वेश्चन था, समझे ही नहीं हम। सर हम समझ गए। तुम समझ सर गए? वो, हाँ जो पीछे जो मतलब आप बताए थे तो उसमें एरर लिखा गया था ना फंक्शन के जगह पे, तो वही कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ तो पे नाम तो एरर कुछ था। रख सकते हैं, नाम हाँ तो कुछ सर। भी रख सकते हैं ना। ओके सर। चलो ठीक है, इसको कमेंट्स करते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर समझ आ गया, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जब आएगा करली ब्रैकेट से आएगा, और की वैल्यू पेयर्स में डेटा होगा। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर्स में डेटा है हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और शायद लगभग जेएस तो पढ़ ही लिए हैं। बोलोगे कुछ पढ़े भी नहीं सर, आप बोलते हैं पढ़ भी लिए। स्ट्रिंग बाकी था नहीं। क्यों स्ट्रिंग को अलग से पढ़ना पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग भी कमाल है। स्ट्रिंग भी कमाल है। हम बताए थे स्ट्रिंग को बहुत तरीके से जेएस में हैंडल करते हैं। नहीं, सपोज करो लेट एक वेरिएबल बनाया str, और इसमें स्ट्रिंग रखना है, तो बताए थे हम डबल कोटेड में भी रख सकते हैं, हाँ या नहीं? सिंगल कोटेड में रख सकते हैं क्या? सिंगल कोटेड, और कोई तरीका बोलो। बैकटिक, तुम क्या बोल रहा था? अच्छा, टैब के ऊपर बटन है, बैकटिक बोलते हैं उसको। तीनों तरीका है, तीनों स्ट्रिंग को ही होल्ड करता है जेएस में, हाँ या नहीं? इसके अलावा भी कोई है? अभी तो यही देखें, इसको लिटरल्स बोलते हैं वैसे, याद होगा लिटरल्स पढ़े थे हम लोग, जेएस में भी लिटरल्स पढ़े। ऐसे क्यों देखते हो सब? अच्छा, लिटरल्स टॉपिक था ना, यहाँ देखो वेरिएबल्स के पास आया होगा लिटरल्स, ओपन करके देखना डेटा टाइप या इसमें किसी में होगा लिटरल्स। न्यूमरिक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है, वैसे तो यहाँ पे सब नंबर ही होगा, या फिर ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है, वो देखे थे। स्ट्रिंग है कि नहीं है, लिटरल्स के अंदर में ही देखे थे। ये सब लिटरल्स है, और स्ट्रिंग को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई तरीका है क्या? क्रिएट करने का तरीका हो सकता है। अभी जो हम कर रहे थे वो था हमारा प्रिमिटिव लिटरल्स। प्रिमिटिव क्या होता है? पहले से डिफाइंड है। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब वैसे तो पुराना होता है, बट उस डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव बोलते हैं जो पहले से बिल्ड इन रहता है। बाद में हम लोग क्लास के थ्रू भी सोचे थे करेंगे, जैसे जावा में क्लास के थ्रू होता है, यहाँ पे हम क्लास और प्रिमिटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लास के थ्रू करेंगे तो कैसे होगा? क्लास में न्यू कीवर्ड यूज करना चाहिए, हाँ, न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं। स्ट्रिंग नेम से यहाँ पे क्लास भी है, हम क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इधर तो सिर्फ लेट ही लेट चलेगा, str4। न्यू स्ट्रिंग के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे भी है, इसमें भी डेटा डालोगे एक ही बार। बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आप डबल कोटेड या सिंगल कोटेड, अरे ये लिटरल से स्ट्रिंग बताने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यहाँ पे भी 2 तरीका। फर्स्ट वन कौन सा है? प्रिमिटिव, ऊपर में जो लिखे उसको प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड में जब न्यू कीवर्ड के साथ लिखे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे भी याद होगा न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता था, तो ऑब्जेक्ट टाइप से पहले से बना हुआ है क्लासेस तो हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम मेंशन किए थे कि सबसे सिंपल होता है स्ट्रिंग टाइप प्रिमिटिव, सबसे सिंपल प्रिमिटिव है, आप प्रिमिटिव के थ्रू ही क्रिएट कीजिए, और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, इसको मैनेज करना आसान होता है प्रिमिटिव वाले को। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट नहीं करते हम, शायद जेएस में तुम नहीं देखोगे, कभी के बाद कभी हमको क्रिएट करते नहीं देखोगे, या शायद कभी कोड देखोगे भाई
तो शायद ही कभी तुमको मिलेगा कि न्यू के साथ परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस के साथ अगर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो तुम यूज नहीं करोगे। करोगे? नहीं करोगे। हाँ, ऑप्शंस है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ कर सकते हैं क्रिएट, बट करते नहीं है ऐसा कुछ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जब भी हम लोग यूज करेंगे कैसे करेंगे? प्रिमिटिव के थ्रू ही। वैसे भी आसान यही लग रहा होगा, कौन न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, और इससे परफॉर्मेंस भी सही नहीं रहता है, खराब हो जाता है, तो इसको यूज नहीं करें। क्या क्रिएट तो कर लिए, प्रिंट करना होगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, हाँ या नहीं? डायरेक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और बताए थे कि अगर हमको कोई भी चीज प्रिंट करना होगा, उसके बीच में वेरिएबल्स को भी प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे? बैकटिक बहुत काम आया था वहां पे, हाँ या नहीं? फिर बोलोगे सिंगल कोटेड का कहाँ पे काम आएगा? उसका काम हम पहले ही किए थे, शायद तुम देखे नहीं होगे। ध्यान से देखना, जब हम लोग HTML में इनलाइन JS लिखे थे तो डबल कोटेड के अंदर में तुम वैल्यू लिखा करते थे, याद करो। नेम लिखते थे डबल कोटेड के अंदर में, नेम लिखते थे बटन में, आईडी डबल कोटेड के अंदर में, क्लास डबल कोट के अंदर में लिखते थे, याद करो। जब यहाँ पे क्लास मेंशन करना होता तो क्लास डबल कोटेड के अंदर में लिखते थे ना। तो ठीक ऐसे ही जब ऑन क्लिक यहाँ पे हम लगाए थे तो डबल क्लिक कोटेड के अंदर में लिखना था, और console.log में हम एज इट इज अगर कुछ प्रिंट करना चाहते तो वो तो एज स्ट्रिंग पास करना था। तो डबल कोट अगर यहाँ पे दोगे तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहीं पे बंद हो गया तो आगे कहाँ लेके जा रहे हैं हम, हाँ या नहीं? ये डबल कोटेड तो यहीं पे क्लोज हो गया, तो बोला नहीं इसके अंदर में आप डबल कोटेड मत यूज कीजिए, बैकटिक यूज कर लीजिए, यानी तो सिंगल कोटेड यूज कर लीजिए, इसको भी स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। यहाँ पे डबल कोटेड हम दिए ही नहीं, प्रॉब्लम खत्म। कब ऐसा सिनारियो आएगा कि सिंगल कोटेड यूज करोगे, कब डबल कोटेड यूज करोगे, कब बैकटिक यूज करोगे, समझ आ रहा है? बैकटिक कब यूज करोगे? जब बीच में वेरिएबल्स को डालना होगा, चाहे वो कंसोल में हो, चाहे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, कैसे भी होगा। बैकटिक सिंगल कोटेड कब यूज करेंगे? कहीं पे भी डबल कोट के बीच में कोई स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना होगा तो सिंगल कोटेड को। ऐसे अक्सर हम लोग डबल कोट को यूज कर लिया करेंगे ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो कि स्ट्रिंग है, बट जेएस के अंदर में याद रखेंगे कोई भी वो सब चलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को तो हम डिफाइन कर लेंगे। स्ट्रिंग के साथ बहुत कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, बोला स्ट्रिंग के साथ आपको काम करने के लिए हम ढेर सारा मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं, ढेर सारा फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे और उस फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे एरे में फंक्शंस था बहुत सारे, ऐसे ही यहाँ पे भी है, तो सब फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। अगर एरे का फंक्शंस याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसी के जैसा फंक्शंस है तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। लेंथ क्या करेगा? ये स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा, शायद हमें यूज करके नहीं दिखाना पड़ेगा। पूछ रहा है इंड्स विथ, चेक करेगा कि लास्ट वाले वर्ड्स मैच कर रहे हैं नहीं। वर्ड्स कैरेक्टर्स को भी इंड सफिक्स को यूज करना होता है कि हाँ लास्ट में ये चीज है या नहीं, इंडिंग। जैसे जीमेल में चेक करना पड़ सकता है कि gmail.com है या नहीं। तो इस तरीके का काम अगर करना है तो इंड विथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से सर्च है, नाम से ही पता चल रहा है, सर्च करेंगे किसी को। जैसे यहाँ पे देखो द रेन इन स्पेन, इसमें रेन को सर्च किया तो रेन का इंडेक्स नंबर 4 था तो 4 बता दिया। इंडेक्स 4 कैसे हुआ, ध्यान से देखना। 0 पे टी है, 1 पे एच है, 3 पे ई है और 4 पे स्पेस है ना। उसके बाद आर शुरू हो गया, तो उसके बाद से ये शुरू हो गया कि रेन खत्म। तो अगर कोई मिल जाता है, जो भी हम वर्ड दिए थे वहां पे मिल गया तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा? -1। ठीक है, अगर नहीं मैच किया तो -1 रिटर्न करेगा। तो नहीं मिला तो -1, तो सर्च से हम लोग ढूंढ सकते हैं। या सर्च से भी बेटर एक और होता है, जैसे वहां पे भी था फाइंड भी था, एक और था इंक्लूड्स मेथड, याद है? एरे में क्या काम था इंक्लूड का, और क्या रिटर्न करता था? मैं तो रिटर्न था। बोलिए, चेक करोगे है या नहीं है तो कुछ तो रिटर्न करोगे। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कहाँ मिला वो इंडेक्स बता दो, या दूसरा होता है कि है या नहीं है बस इतना बता दो मुझे। तो है या नहीं है ये बताने के लिए इंक्लूड्स मेथड था।
यहाँ पे भी है कि इंक्लूड्स मेथड से हम ये चेक कर लेंगे, वैसे अक्सर वही यूज करेंगे कि है कि नहीं मुझे ये बता दो। देखना कहीं पे इंक्लूड्स मेथड मिल जाएगा, दिखे भी नहीं है, छुप से आया वो। ठीक है, इंक्लूड्स मेथड का क्या काम होता था वहां पे, यही कि प्रेजेंट है या नहीं। सर्च का क्या काम हो यहाँ पे, चेक करेंगे कि वो सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई करता है उसके अंदर में। टू अपर केस शायद बताने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बोलेंगे इसके बारे में, कोई और बोल दो। कन्वर्ट करेगा किस में, जरूरत पड़ सकता है, जैसे कभी कभी देखते होगे फॉर्म फिल करते तो तुम लिखते होगे स्मॉल लेटर में ऑटोमेटिक वो कैपिटल होते जाता होगा, नोटिस की हो। कभी कभी अगर फॉर्म फिल करते होगे लिखते तुम भले ही कैसे भी होगा वो अपर ही होते जाता होगा। क्या उस तरीके का काम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे आगे, बट कर सकते हैं हम सब चीज। और वो सब काम कैसे होगा, जेएस से ही होगा। वो पूरा हैंडल हम लोग कैसे करेंगे, जेएस से करेंगे। लोअर केस भी एज इट इज होगा, कैरेट भी एज इट इज होगा, कैरेक्टर्स को कट करके निकालेंगे किसी एक को पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इंडेक्स ऑफ चेक करेगा वो पर्टिकुलर किस इंडेक्स पे है या नहीं है। ठीक है, सब स्ट्रिंग पर्टिकुलर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देंगे उसमें से कट करके निकाल लेगा। सब स्ट्रिंग पता है ना, तुमसे ही पूछे, पता है नहीं पता है, ऊपर वाला सब पता था, ऊपर वाला। जैसे इसमें से नाम सपोज करो हमको काट के निकालना है, क्या करना है, काट करके निकालना है। यहाँ पे सब स्ट्रिंग को कॉल कर लेंगे और इंडेक्स पोजीशन बता दिए कि सपोज करो 1 से लेके 3 तक में काट के निकालना। 1 कौन सा, यू हुआ, 3 कहाँ जाएगा, एच तक, तो उससे पहले काटेगा तो यू और डी काट लेके आ जाएगा। यू और डी आ गया। तो सब स्ट्रिंग का काम होता है, सब स्ट्रिंग मतलब सब मतलब क्या, छोटा पार्ट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का ही सब स्ट्रिंग लेकर छोटा पार्ट्स काट करके लेकर आओ, कितना तो बता देते हो। रिप्लेस चेंज भी तो करना पड़ सकता है, तो जैसे हेलो वर्ड में अब सपोज करो जावास्क्रिप्ट, तो हेलो जावास्क्रिप्ट कर दिया, देखो तो वर्ड के जगह पे चेंज करके जावास्क्रिप्ट करना था, तो रिप्लेस पहला वर्ड जिसको चेंज करना है और क्या चेंज करना है वो दे देंगे। कोई प्रॉब्लम, बताना पड़ेगा, ये समझ आ रहा है, नाम से पता चल रहा होगा क्या करेगा। ट्रिम क्या करेगा ये समझाना पड़ सकता है शायद, पता है किसी को ट्रिम क्या काटेगा, ट्रिम तुमको पढ़ाई थी, बताओ क्या होता है। वैसे सही बता रहा है वो, स्पेस। जैसे सपोज करो हम बोले थे उसको इनपुट बॉक्स जो था नेम इंटर करने, तो गलती से क्या नेम के बाद कुछ स्पेस डाल सकता है, या इससे पहले भी डाल देता, हाँ या नहीं, इसका कोई सेंस है नहीं। हाँ जैसे सुधीर कुमार लिखते तो बीच में स्पेस होता तो समझ में भी आता कि दोनों को स्प्लिट किया है, लेकिन अगर पहले लिख दिया वो गलती से बाद में लिख दिया तो इसका कोई मीनिंग है। अब कॉपी कर रहे थे हम, गलती से स्पेस भी कॉपी होगा, देखो जैसे ये डाल दिए, तो हम चाहेंगे स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो ट्रिम का यही काम होता है कि जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर देगा। अभी जैसे इसको प्रिंट करें console.log में अभी प्रिंट करोगे str1 को, तो अभी देखो स्पेस भी प्रिंट करेगा कि स्पेस है, स्पेस भी उसको रखेगा, रख रहा है स्पेस। लेकिन यहाँ पे ट्रिम करके प्रिंट करोगे, ट्रिम का रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप न्यू स्ट्रिंग होगा रिमूव करके, तो यहीं पे ट्रिम कर दो डायरेक्ट, ट्रिम को कॉल कर देते हैं, तो देखना स्पेस रिमूव कर दिया हो, कर दिया, शुरू और लास्ट दोनों से स्पेस रिमूव कर देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू से करेगा, दोनों जगह से कर देगा। तो अगर स्पेस एक्स्ट्रा ले चुका है तो उसको रिमूव करना पड़ सकता है। जैसे सपोज करो कभी कभी सर्चिंग हम लोग करेंगे और सर्च बॉक्स दिए रहेंगे, तो हम चाहेंगे जो सर्च कर रहे हैं वो जो बॉक्स है उसमें डेटा कहीं स्पेस तो एक्स्ट्रा नहीं लेके आ गया, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस लेके आएगा तो मैच ही नहीं होगा। अभी इन दोनों की इक्वल करेंगे तो होगा नहीं, इसका लेंथ बड़ा होगा इसका छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम चाहेंगे जो डेटा वहां से आया सर्च में से उसको क्या कर दे, ट्रिम कर दे, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस जो दिया होगा तो हट जाएगा। समझ आया, ट्रिम का यूज कर सकते हैं हम लोग। स्प्लिट पढ़ाए थे, कोई बताओगे, ट्रिम समझ आया तुमको, स्प्लिट बताए थे,
तोड़ना। स्प्लिट मतलब क्या होता है? ज्वाइन था वो। स्प्लिट नाम से क्या पता चल रहा है? स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। तो स्प्लिट का काम होता है तोड़ना, जैसे किसी किसी स्ट्रिंग को तोड़ना होगा। एक मिनट, कोई हम और स्ट्रिंग उठाते हैं। सपोज करो जावास्क्रिप्ट ही सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो दे दो कोई अच्छा सा वर्ड। मान लो ये हमारा str में चलेगा। str1 के अंदर में ये फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंट करें अभी str1 को, डेटा मिलेगा? हाँ यही मिलेगा। कुछ भी रख सकते हैं ना। बोलोगे कोई लिमिट है? नहीं है कोई लिमिट, जितना रखना रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉग में हम प्रिंट कर देते हैं str1, पूरा डेटा मिल जाएगा। मिल रहा है क्या? अब इस डेटा को हम क्या चाहते हैं कि जहां जहां स्पेस है ना, हर एक वर्ड को इसमें से सपोज करो निकालना है। तो क्या क्या वर्ड है? जावास्क्रिप्ट है, ऑक्टेन है नहीं? ठीक इसी प्रकार से HTML CSS सभी वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के हम चाहते हैं कि एक जगह रख लें, सबको सेपरेट करना चाहते हैं। अब वो लिमिटेशंस कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि तुम कोमा के अकॉर्डिंग तोड़ना, जैसे बहुत सारे सबका नेम दे दिया और कोमा कोमा से लगा के दे दिए, तो बोलेगा नहीं कि कोमा के बाद स्प्लिट कर देना। या बोलोगे कि नहीं डॉट के बाद स्प्लिट कर देना, कि हर एक सेंटेंस को बाहर निकालो, वो भी हो सकता है। या बोलोगे कि नहीं स्पेस के साथ स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब तोड़ दो स्पेस को देखते हुए, तो इसी के लिए आता है स्प्लिट। तो स्प्लिट मेथड को जब कॉल करोगे तो पूछेगा किसके अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो हम बोले स्पेस ले लो, एक स्पेस दे दी, जहां जहां स्पेस मिलेगा सबको तोड़ देगा। देखो यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और तोड़ेगा। इतना सारा वर्ड होगा तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए? फिर कोई कंटेनर तो चाहिए। तो कैसा कंटेनर में रख सकते हो, सोच के बताओ। एरे। सबको अलग अलग तोड़ोगे तो अलग अलग रखने के लिए एरे ही है, ताकि इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग का एक एरे रिटर्न करता है जिसमें तोड़ के रखेगा। अभी प्रिंट कर देगा तो ध्यान से देखना, एक एरे रिटर्न किया। कैसे पता ये एरे है? स्क्वायर ब्रैकेट है। और ध्यान से देखो जितना भी वर्ड था सब टूट गया होगा सीरियली। टूट गया क्या? अभी ऐसे मत समझना कैसे वो हमारा स्पेस की वजह से इस तरीके से प्रिंट हुआ, वैसे सब नीचे है, ठीक है। क्या टूटा इस ये एरे के जैसे? बिल्कुल। तो हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। मान लो कि किसी और चीज से तोड़ना होता है, इसको कोमा से तोड़ दो। ध्यान से देखना, जहां कोमा मिला होगा वहां से तोड़ दिया होगा। तोड़ दिया। तो हम स्प्लिट में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। कब तोड़ना है नहीं तोड़ना हम पे डिपेंड्स करता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो फॉर्म वगैरह फिल करते होगे अभी, तो उसमें क्या होता होगा, बोलता होगा कि अपना स्किल्स इंटर करते जाइए कोमा दे देके। करते होगा स्किल इंटर्स कि मुझे ये आता है, ये भी आता है, ये होता है। तो तुम तो एक साथ दे दिए, तो उसको इंटरनली वो स्प्लिट करके सेव करता है। स्प्लिट करके इसलिए सेव करता है, पता तो चले क्या है नहीं है। एक साथ रखेंगे तो मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा। और तुम्हारे रिज्यूम को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ऐसे थोड़े कि मैनुअली देखेगा, नहीं, सॉफ्टवेयर से ही किया जाता है। तो स्प्लिट कर लिया जाता है वहां पे, ठीक है। समझ आया? स्प्लिट का क्या काम होगा? तोड़ना, स्प्लिट करना। और स्प्लिट करेंगे कैसे, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। रिप्लेस बता ही दिए थे शायद। अच्छा ये रिपीट है। रिपीट का क्या काम होगा, ध्यान से उसी एग्जांपल से भी समझ सकते हो। एक फंक्शन था यहाँ, स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये फंक्शन जो हमारे पास है रिपीट, इस रिपीट का काम है कि कितना बार रिपीट करना। जैसे ध्यान से देखो, जैसे ही रिपीट लिखे और यहाँ पे 3 दे दिए तो 3 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया होगा। नया स्ट्रिंग रिटर्न किया, उसको रिपीट 3 टाइम्स कर दिया। तो रिपीट करवाना होता है कभी कभी, वैसे कम यूज होगा, बट अगर होगा तो रिपीट को यूज कर लेंगे। कैसे याद रखे कितना फंक्शन है नहीं है, तो को सजेशंस तो मिल ही जाता है इसमें, लगभग टाइम सजेशंस मिल ही जाएगा। तो करना क्या है, तुमको काम क्या है, इतना तो पता चल ही जाएगा जब करने बैठोगे। हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है, डॉट देना, उस तरीके का कुछ लिखना, सजेशंस मिल जाएगा। थोड़ा सा लिखोगे तो सजेशंस मिलेगा, तो याद तो आ ही जाएगा नहीं क्या होगा। जैसे देखो अब मान लो कि रिपीट को लिखना था यहाँ पे, हमको तो नहीं पता रिपीट क्या होता है नहीं होता, तो हमको रिपीट करना था, और जैसे ही लिखे हम रिपीट लिखने गए तो मिला सजेशन, वाह हो गया, याद आ गया। अच्छा रिपीट। अब बोलोगे सर रिपीट तो लिख दिया, हमको पता ही नहीं है क्या करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना कि कैसे काम करता है रिपीट कौन।
इतना तो कर सकते हैं, भूल गए तो क्या करें, यहाँ से देख लेना। अब 2-4 दिन करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद रह ही जाएगा, जैसे हमको याद रह गया। ऐसे ही करोगे तो याद रह जाएगा, और स्टार्टिंग में नहीं रहेगा तो एक बार देख लिया करना, 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाएगा लिखने में, पर देख ले को तो याद रह जाएगा। रिपीट समझ आ गया? ठीक ऐसे ही इंड विथ एक पढ़े थे, तो ऐसे ही क्या है, स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ क्या करेगा, तो चेक करेगा स्टार्ट से है या नहीं। याद रहेगा ये सब फंक्शंस, बहुत कम ही बताए बट फंक्शंस था स्ट्रिंग के अंदर में, तो वो देख लिए। मैं एक बार चेक कर लेना इसमें इंक्लूड्स है या नहीं है। हाँ, इसमें भी इंक्लूड्स है। ठीक, अब पता नहीं इंक्लूड्स क्या रिटर्न करेगा, तो ध्यान से देखो इंक्लूड्स क्या बोल रहा है कि क्या सर्च करना चाहते हो वो स्ट्रिंग दे दीजिए, ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। तो चेक करके, या इसके बारे में पढ़ोगे तो ये क्या बता रहा है, रिटर्न करेगा ट्रू अगर सर्चिंग अपेयर होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। याद रहेगा? स्ट्रिंग समझ आ गया? आसान था? हाँ आसान ही तो था। ऑब्जेक्ट समझ आ गया? ऑब्जेक्ट खत्म हो गया था, बाकी था? खत्म हो गया था। अभी ना तो उप्स पढ़ेंगे ना ही डेट पढ़ेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो प्रैक्टिस करेंगे फिर जाएंगे बाहर। तो प्रैक्टिस करने के लिए बोलोगे सर जेएस पढ़ने में मजा नहीं है, सीएसएस पढ़ने तक खूब मजा आ रहा था। क्या सही बताना? सीएसएस तक मजा आ रहा था, कहीं सीएसएस में भी तो नहीं दिक्कत हो गया था? प्रॉपर्टी अगर याद रखने के लिए हम नहीं बोले तुमको तो मजा ही आ रहा था। बस प्रॉपर्टी मत पूछिएगा क्योंकि भूल भी गए होंगे, टाइम हो गया होगा। भूल गए होगे? हमें भी तो बहुत टाइम हो गया ना, तो हम भी भूल गए होंगे। याद रखना है प्रॉपर्टी को। थोड़ा सा हम आते हैं अपने HTML के साथ कनेक्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे काम करते जाएंगे होते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गया, हम उस पे आएंगे तो क्लास पढ़ेंगे, बाकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। वहां पे टॉपिक है क्लास, वो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बाकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। उससे पहले हम अभी पढ़ेंगे डोम को और बोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल्स को। क्या होता है ये, कैसे काम करता है, नहीं करता है। बोलोगे सर एकदम से वहां क्यों चले गए? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जेएस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शंस करो, जेएस पसंद आए तुमको, ऐसा ना हो कि जेएस से बोर हो जाओ कि क्या करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अब डोम और होम की तरफ। तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल्स को बाद में देखेंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तुम्हारे लिए यही होगा। ठीक है, सीधा आते हैं यहाँ पे। एक और नया फोल्डर बना दो यहाँ पे। सपोज करो index.html है हमारे पास, डिफॉल्ट कोड जनरेट कर लिए, ठीक है, और हम पहुंचे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में अपने ब्राउजर्स में। कुछ भी नहीं आया आउटपुट, क्यों? कुछ लिखे ही नहीं थे। नहीं, कुछ लिखते तभी तो आता। हाँ, देखो इस पूरे ब्राउजर्स का, जो मेरा ब्राउजर हुआ है, जैसे अभी हम किस ब्राउजर पे हैं, क्रोम पे, तो मेरे पूरे ब्राउजर्स का एक ऑब्जेक्ट मिलता है जेएस में। इसका ऑब्जेक्ट मिलता है ब्राउजर्स का विंडो नाम से। किस नाम से? विंडो नाम से। और हम जो इंफॉर्मेशन चाहे विंडो से ले सकते हैं अपने ब्राउजर से रिलेटेड, उसी को बॉम बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। कि ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट बना के देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, की वैल्यू पेयर्स में डेटा रखते जा रहे थे, जैसे अपना नाम रखे थे, उसको नेम उसमें रख देते थे, एज रखते थे तो एज रख लेते थे। ठीक है, ऐसे की वैल्यू पेयर्स में इस ब्राउजर्स का एक ऑब्जेक्ट दे देता है, विंडो नाम से दे देता है, और बोला कि उसमें जो डिटेल्स आपको चाहिए ब्राउजर से ले सकते हैं। बट उसको हम बाद में देखेंगे। बोले अभी कौन सा देखेंगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले थे, फुल फॉर्म हम बोल दे, शॉर्ट फॉर्म तुम बता दो। DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जो तुम्हारा HTML का पेज है, ये पूरा डेटा हो गया। बोला आपका जो HTML का पेज है, उस HTML का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के हम दे देंगे आपको जेएस में। आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू HTML का जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जो देखना है देख सकते हैं।
ऑब्जेक्ट इसलिए दे दिए क्योंकि जेएस में हैंडल करना ऑब्जेक्ट के थ्रू आसान होता है। की वैल्यू पेयर्स में हम सब डेटा को रख सकते हैं, हाँ या नहीं? बोला, और वो जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट का नाम है डॉक्यूमेंट्स। क्या? डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट को इंटर किया, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को इंटर करोगे तो ये रिटर्न कर दिया। देखो किस लोकेशंस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, http 127, यही हमारा था index.html। बोला यही तो आपका रन हो रहा है। तो हम बोले क्या क्या है इसके अंदर में, तो पूरे हमारे HTML पेज को रिटर्न कर दिया होगा। तो पूरा जो इसमें लिखा हुआ था वही था। ओपन करके देख सकते हैं क्या? हाँ देखो, क्या यही था पूरा? अब इसके अंदर ओपन करोगे तो एक एक करके सब मिलते जाएगा। क्या पूरे ब्राउजर्स के ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो डॉक्यूमेंट नाम से हमको मिला हुआ है, ये क्या दे रहा है हमको? पूरे HTML के एक ऑब्जेक्ट के अंदर में डाल दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमको दे दिया है। यहीं पे क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, यानी तो यहाँ पे मान लो कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, इस जेएस के अंदर में हम लॉग कर लेते हैं सीधा किसको, डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट्स को लॉक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करो, कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट टैग पढ़ाए थे, इसमें src था, और src में बता दो कि script.js। देखो तो वही प्रिंट किया क्या, है नहीं? देखो सारा डेटा आ चुका है। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट का प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट मिलता है जो पूरे HTML के कंटेंट्स को रखता है, तो हम इससे एक एक करके सभी डेटा तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं फिर। क्यों ना फिर एक एक करके लेना शुरू कर दे इसमें से डेटा। एक मिनट, मुझे हैंडल कर लेने दो। दिख रहा है? हम सीधा जेएस में जो लिखेंगे वहां पे शो होते जाएगा क्योंकि रिलोड होगा। तो डॉक्यूमेंट्स से हम पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स में से क्या क्या मिल सकता है? बोला आपको जो चाहिए डेटा यहाँ से मिल सकता है। मान लो कि हम डॉक्यूमेंट्स को बोल रहे कि मुझे सिर्फ इसका बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ बॉडी पार्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे बॉडी मिल जाएगा। जैसे ही बॉडी को हम लिखेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ बॉडी रिटर्न कर दिया। क्या बॉडी के अंदर में क्या क्या था? इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट जो है HTML के पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे कंटेंट्स को होल्ड किया हुआ है अपने पास, और उसको हम जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बोलोगे इसका टाइटल चाहिए होता तो शायद टाइटल भी मिल जाए। देखो टाइटल उसका शायद डॉक्यूमेंट्स ही लिखे होंगे, डॉक्यूमेंट ही है, पूरे डेटा हमको मिल जा रहा है, हाँ या नहीं? हेड चाहिए तो हेड सेक्शन उठा के दे देगा, मिल रहा है हेड सेक्शन। इसका मतलब हम कोई भी डेटा इससे मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? डॉक्यूमेंट क्या है? हमारे HTML का जो कंटेंट था, जो index.html, पूरा index.html का एक ऑब्जेक्ट बना के हमको दे दिया, और उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे एक्सेस करते थे किसी भी डेटा को? ऐसे ही करते थे ना, डॉट के साथ। याद करो, अभी बनाते थे तो ऐसे ही करते थे ना, डॉट के साथ। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, और जो डेटा मुझे चाहिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिए तो पूरा HTML के कंटेंट को प्रिंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तो हम जो चाहे वो डेटा इससे एक्सेस कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बोलोगे सर इसमें से मुझे क्या चाहिए था? H1 चाहिए था, और H1 में सपोज कीजिए वेलकम मैसेज, तो इधर अभी वेलकम मैसेज प्रिंट होगा, हमको ये एक्सेस करना था। तो हम बोल रहे इसको कि बॉडी पार्ट में जाइए, तो अभी ये बॉडी प्रिंट करेगा, उस बॉडी के अंदर में वेलकम मिलेगा। बोलोगे उसके अंदर से H1 चाहिए, उसके अंदर से क्या चाहिए? H1 चाहिए। तो क्या उसके अंदर से H1 हम ले सकते हैं? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट नहीं होता है। तो उसको कैसे हैंडल करें, इसको फिर कैसे हैंडल करें? तो चलो H1 को हम निकाल के लेकर आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स डॉट अगर बॉडी कर देती, ये क्या रिटर्न कर रहा था? बॉडी। ये बॉडी के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर दिया था। अब उसमें से डेटा निकालना है, तो याद करो हम ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई मेथड भी दे देते थे, फंक्शंस भी बनाते थे ऑब्जेक्ट के अंदर में, और उस फंक्शंस को भी कॉल कर सकते थे,
कर सकते थे ना। तो ऐसे ही इस डॉक्यूमेंट्स के पास बहुत सारे फंक्शंस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी दिया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ढेर सारा दिया हुआ। सपोज करो मुझे टैग नाम पता था, टैग याद होगा, h1 एक टैग था, तो टैग नाम से हम बोले और बोला कौन सा टैग, एडजस्टिंग पास करना होता था, हम बोले h1 टैग है उसको लेके आ जाइए। तो ये रिटर्न करेगा h1 टैग का एक ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा तो हम होल्ड कर लेते हैं किसमें, h1 के नाम से। कुछ भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। तो इस h1 में कौन सा डेटा आया होगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज करो obj h1 लिख दिए, ये h1 का ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास। पूरे h1 का जो ये डेटा था उसको लेके आ गया। प्रिंट करके अगर देख ले तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो obj h1 प्रिंट किया क्या h1 को? हाँ। बोलोगे सर ये HTML कलेक्शंस क्यों दे रहा? देखो तुम क्या लिखे हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और क्या लिखे यहाँ पे h1। अभी तुम्हारा नसीब अच्छा था तो एक ही h1 लिखे थे, लेकिन जब टैग नेम से कॉल करोगे तो हो सकता है कि उस सेम टैग से मल्टीपल्स हो सकते हैं। क्या h1 अब कोई नहीं होगा हमारे पेज पे? हो सकता है। तो बहुत सारे होंगे तो ग्रुप बना के ही वो देगा ना, इसीलिए ग्रुप बना के दे दिया था। ठीक है, तो ग्रुप बना के दिया तो कैसे एक्सेस कर ले? ध्यान से देखो, तो एज ए एरे रिटर्न किया। तो एरे जब रिटर्न किया तो हम इसके फर्स्ट इंडेक्स से रिटर्न करना चाहते थे 0, हाँ या नहीं? एक मिनट, डॉट नहीं होगा, दिया क्या उसको, डॉट गलती से हो गया था, 0 इंडेक्स से आ गया। और कोई h1 होता तो वो सेकंड इंडेक्स पे जाता। समझ आ रहा है कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्या इसमें कुछ चेंजेस करेंगे? बाद में चेंजेस करेंगे, पहले टारगेट करने के लिए तो सीखो। मान लो कि इसमें हम क्या देते, कोई क्लास दिए होते। आप एक काम करो, एक और h1 ले लो, इसमें नाम दे दिए। ध्यान से देखोगे तभी दोनों आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, h1 दोनों आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या किए, यहाँ पे इसमें क्लास दे दिए। सपोज करो वेलकम क्लास दे देते हैं, उसे छोटा छोटा नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं। ठीक है, और इसमें आईडी दे दिए। दोनों चीज दे चुके हैं। और इसको हम बोले कि अब तुम क्या करो, टैग नेम से अगर टारगेट करोगे और लॉग करेंगे हम लोग, तो अब तो पूरा फिर कलेक्शंस देगा। ध्यान से देखना, दोनों रिटर्न किया होगा। क्लास डॉट के साथ आता था, आईडी हैश के साथ आता, दोनों बता रहा है कि ये है। एक्सेस करना है तो आप कर सकते हैं दोनों को। हम बोले नहीं नहीं नहीं, हमको दोनों नहीं चाहिए था, हमको तो सिर्फ चाहिए था जिसका आईडी वो है, जिसका आईडी वो है। और याद करो, आईडी से टारगेट करेंगे तो हमें पता था कि मेरे पूरे पेज पे आईडी तो एक ही का ही होगा, डुप्लीकेट तो हो ही नहीं सकता, आईडी डुप्लीकेट नहीं देते थे। तो आईडी से कर सकते हैं क्या? हाँ, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे, लेट, मान लो अपना नाम के लिए बनाना चाहते हैं, नेम h1 कुछ भी इस तरीके से रख दिए, नाम रख दिए। और हम बोले कि अब टारगेट किसको करना है, जो मेरा नेम था। तो डॉक्यूमेंट पूरा लेके आ रहा था, तो डॉक्यूमेंट के पास मेथड था गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस बार किसके थ्रू लेके आएंगे? क्या बोला, गेट एलिमेंट्स। इसको एलिमेंट्स ही तो बोलते थे पूरे। किसके थ्रू? तो आईडी के थ्रू लेना है कि टैग के थ्रू, किसके थ्रू लेना? तो आईडी। तो आईडी बता दो अपना क्या है। तो हम बता देते हैं आईडी क्या था इस बार, एस। तो उसको लेके आ गया। प्रिंट करके देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो उस पूरे टैग को उठा के लेके आ गया होगा। आ गया जी चीज। ठीक है, इस प्रकार से क्लास नेम से भी कर सकते हैं। लेकिन ठहरो, क्लास नेम से करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम, क्या एक से ज्यादा का क्लास नेम सेम हो सकता है, तो फिर से कलेक्शंस रिटर्न करेगा कि पूरा लीजिए, हो सकता है किसी और का भी हो। तो सबसे बेटर तरीका कौन लग रहा है? किसी एक पर्टिकुलर्स को टारगेट करना है तो आईडी, आईडी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो सपोज करो आईडी के थ्रू हम इसको टारगेट किए, और भी है, धीरे धीरे सीखेंगे। पहले अभी क्या करते हैं, आईडी के थ्रू हम इसको टारगेट करते हैं। आईडी के थ्रू टारगेट कर लिए। बोलोगे हम चाहते क्या थे, इसका कलर चेंज कर दे जेएस से। तो जेएस से सीएसएस भी लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको ऑब्जेक्ट मिल चुका है ये, इसका नाम हम सीधा h1 लिख दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h1 था तो h1 रख दिए। क्या इसमें हम CSS लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे? तो h1 है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो अभी हम नाम रखे, तो कुछ भी रख सकते हैं, देख लिए। तो h1 बोला इसमें CSS लगाना है, तो आप क्या कीजिए, स्टाइल के थ्रू लगा सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है तो
इसके अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर वाले जो मेंबर्स हैं उसको कॉल करने के लिए डॉट के साथ ही करते थे, तो एक स्टाइल नाम से था, और ऑब्जेक्ट के अंदर में की वैल्यू पेयर्स में डेटा था, तो जो भी स्टाइल है वो स्टाइल हम यहाँ से लगा सकते हैं। सपोज करो हम स्टाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो स्टाइल को प्रिंट करता है कि क्या क्या आप CSS लगा रखे हैं, देखो पूरा CSS उठ के आ गया। तो ऐसे ही हमको कोई और CSS इसमें लगाना है, तो H1 में हम क्या बोलेंगे कि मेरा CSS लगा दो, स्टाइल लेके CSS वाले प्रॉपर्टी को, मतलब जो काम वहां पे कर रहे थे वो सारा चीज एक ऑब्जेक्ट के अंदर में पैक है। यहाँ पे CSS के लिए कौन सा फील्ड है, स्टाइल, तो स्टाइल में ही हम बोलते हैं कोई और लगा लो, तो बोला कौन सा आपको लगाना है, तो हम बोले कलर लगाना है, बोला ठीक है क्या लगाना है कलर में, तो स्ट्रिंग को एज अ डबल कोटेड या सिंगल कोटेड में देंगे, हम बोले रेड करना है, बोला ठीक है, देखो रेड कर दिया। एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर दिया क्या, हाँ या नहीं, हो जा रहा है, मतलब कोई CSS भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक प्रॉपर्टी पर रहते डिस्प्ले, नन कर देंगे तो गायब हो जाएगा, करके देखिए एक बार। हाँ कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, स्टाइल में हम बोले डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाना, बोला क्या रखना है डिस्प्ले में, हम बोले नन रख देना है, क्या करना है, नन रख देना, जैसे ही रखें वो गायब हो गया, देखो कुछ भी कर सकते हैं, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल नन मत करो नहीं तो गायब ही रह जाएगा। कोई भी CSS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है इसको समझने में, टारगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। JS में क्या बोलता है कि आप टारगेट तो करने के लिए सीख गए, लेकिन टारगेट करके कीजिएगा क्या, तो जो भी काम करना हम लोग कर तो रहे थे बट ये करेंगे क्या, तो बोलता है आप किसी इवेंट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, किसी इवेंट्स के अकॉर्डिंग। इवेंट क्या होता है, इवेंट का हिंदी क्या होता है, घटना, इवेंट का हिंदी क्या होता है, घटना। इवेंट घटना, जब भी कोई घटना घटे तो कोई काम कर सकते हैं, तो हम उस घटना को टारगेट कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ घटना, अगर हमारे पास इनपुट बॉक्स है, तुम्हें याद होगा हम इनपुट बॉक्स कैसे बनाते थे, HTML में पढ़े थे कैसे बनाते थे, इनपुट टैग था, मान लो ये इनपुट बॉक्स बना दिया, ये एक इनपुट बॉक्स बन चुका है। बोल रहा है कि जब इस इनपुट बॉक्स में कोई डेटा एंटर करेगा, हर एक घटना होगा, हर एक मोमेंट्स को हम यहाँ पे इवेंट बोलेंगे, जितने भी मोमेंट होंगे, जैसे की प्रेस हुआ, की रिलीज भी हुआ होगा, कि इनपुट चेंज भी होगा, इसमें डेटा चेंज होगा, इसको इनपुट चेंज बोलते हैं। तो ये सब जितने भी इवेंट है इसको इवेंट बोलते हैं, जितने भी घटना घट रहा है, जितना भी यहाँ पे चेंजेज हो रही है, उन सबको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इवेंट। और बोला कि JS के थ्रू आप हर एक इवेंट को टारगेट करके आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आपको जो भी लगाना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि बटन्स होता, कैसे बताते थे बटन्स, तो बटन टैग था, नहीं बटन टैग भी था, बोला जब इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो एक क्लिक इवेंट हो गया, क्या हो गया, ये क्लिक इवेंट हो गया। तो बोला इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को टारगेट करके। तो एक इवेंट को टारगेट कर ले, सबसे आसान क्यों ना हम क्लिक को ही टारगेट कर ले, किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, क्लिक को। और क्लिक को टारगेट करेंगे तो हम क्या चाह रहे हैं, ये जो हमारा नाम था, ये जो मेरा नाम है, इस नेम का कलर चेंज हो, लेकिन जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इस बटन पे क्लिक करें तो चेंज हो, अभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अभी चेंज हो रहा है, नहीं, हम तो सारी चीजें हटा दिए थे। तो हम क्या चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें, बाकी CSS वगैरह लगाने आता है, जो हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें तो एक CSS प्रॉपर्टीज में लग जाए कलर रेड, समझ आ रहा है। तो हमें कौन से इवेंट पे टारगेट करना होगा, क्लिक पे, कि क्लिक होगा तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट मिलेंगे, सबको एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। तो बोला इवेंट को आपको टारगेट करना है, तो जहां पे आप बटन्स में एट्रीब्यूट्स लगा रहे थे, क्या होता है एट्रीब्यूट्स, कोई बताओगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ कि जब क्लिक करे तो बोला हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ढेर सारा आ रहा था, हम सब तो नहीं बताते थे पहले, यहीं पे देखोगे तो वो इवेंट भी आता था, जैसे क्लिक तो ऑन क्लिक, देखो यहाँ पे देखो ऑन पहले जैसे वो होता था वीडियो टैग वगैरह, ऑडियो टैग वगैरह, प्ले करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो ठीक है, सही मिला एक हमको क्या,
ऑन क्लिक, ऑन चेंज इनपुट में आएगा कि चेंज होगा तो क्या होगा, स्क्रॉल बार है, ऑन स्क्रॉल करेंगे तो क्या करना है, देख रहे हो, जब फोकस आए तो क्या करना है, हम हर एक इवेंट पे देख रहे हैं, तो हमको अभी किस पे टारगेट करना था, क्लिक पे, या नहीं तो हम सर्च कर सकते हो यहाँ पे जेएस का, जेएस इवेंट, इतना इवेंट्स आ जाएगा कि देखते रह जाओगे, फिर एमडीएन डिफरेंस पे आना और ढेर सारा इवेंट आएगा, कितना इवेंट्स याद रखें, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ देखो, फोकस पे आ रहा है, डबल क्लिक पे आ जा रहा है, माउस होवर पे, जब माउस को होवर कर रहे हैं तो ढेर सारे यहाँ पे इवेंट आएगा, देखना चाहो देख सकते हैं सब इवेंट्स को, बस धीरे धीरे यूज करते करते अपने आप समझ आ जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या बोले, जब इस पे ऑन क्लिक हो तो बोलता ऑन क्लिक होगा तो क्या यहाँ पे हम जेएस का कोड लिख सकते हैं, बट हम चाह रहे हैं जेएस का कोड यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे, क्या लिखे, अपना एक फाइल बनाए उसमें लिखना चाहते हैं, हाँ या नहीं, उस फाइल को कनेक्ट तो कर रखे हैं, तो बोला क्या कि अब अगर जेएस के फाइल को कनेक्ट किया तो इसमें हमें पता है कि लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन कितना दूर का काम है, कितना एक ब्लॉक ऑफ कोड बताओगे ना कि क्लिक करने के बाद कितना काम करना है, बोला हाँ, बोला सबसे बेटर तरीका है ना आपके पास एक फंक्शन बना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि फंक्शन में एक ब्लॉक ऑफ कोड ही होगा, और जब इस पे क्लिक करें तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा फंक्शंस, क्योंकि जब भी हमें क्लिक इवेंट्स या इस तरीके का किसी भी इवेंट्स को हैंडल करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शंस बना के वो सारे प्रॉपर्टी लिख देंगे कि क्या क्या मुझे करना है, और बोलेंगे ये इवेंट होती है, फंक्शंस कॉल हो जाना चाहिए, कनेक्ट कर लेंगे, खत्म कहानी। तो एक फंक्शंस बना लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे एरो बनाओ किसी भी तरीके से बनाओ, अभी नॉर्मल बनाते हैं, फंक्शन चेंज कलर, क्या करना है इसमें, कलर को चेंज करना, तो डॉक्यूमेंट से पहले टारगेट करना पड़ेगा किसका करना है नहीं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किए थे अभी टारगेट, क्या था हमारा आईडी, एस था शायद, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट, तो इसको एक वेरिएबल्स में रख ले। वैसे मुझे बताओ क्या ये जो h1 आएगा तो इस h1 को चेंज करेंगे, क्या नहीं कर रहे हैं, h1 को भी चेंज कर रहे हो, कुछ भी हम चेंजेस तो नहीं करेंगे उसमें डेटा, तो जब चेंजेस नहीं करोगे तो लेट के जगह कॉन्स्ट बना ली, कांस्टेंट को चेंज नहीं करते थे, चेंज करना होगा तो बाद में देख लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, ठीक है, h1 में आ चुका है, h1 में करना क्या था, कलर चेंज करना था, कैसे करते थे, h1 डॉट स्टाइल डॉट कलर, लगा दिया प्रॉपर्टी, सेमीकोलन वगैरह तो ऑप्शनल था, बन के रेडी हो गया जेएस का फंक्शन, बस इसको अब क्या कर देना है, मुझे इसके साथ कनेक्ट कर देना, कि हम बोल रहे जब इस पे क्लिक हो तो वो काम होना चाहिए, तो चेंज कलर को यहां से कॉल कर देना, ऐसे ही कॉल करते थे, लेकिन ये कब कॉल होगा, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो, अब जरा यहाँ पे स्प्लिंग मैच कर लेना, यहाँ पे चेंजेस था, सेम हो गया, अब काम कर जाएगा, हो गया क्या, तो क्या हम क्लिक करके चेंज कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है क्या काम था हमारे फंक्शंस का, था काम कुछ की नहीं, आप शायद समझ आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी भी इवेंट को टारगेट करेंगे, जब भी किसी इवेंट को टारगेट करेंगे हम, तो क्या होगा, हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, चाहिए नहीं चाहिए, और उस फंक्शंस को टारगेट करेंगे, और उस फंक्शंस जब नहीं आएगा, फंक्शंस बनाने नहीं आता तब तो प्रॉब्लम है, चलो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एरो फंक्शंस में, एरो में कैसे करेंगे, फंक्शंस हटेगा यहाँ से, इसको कोई वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं, और इसको फंक्शंस बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से बन गया, सेम काम होगा अभी भी, क्या, हाँ सेम काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे उस तरीके से बनाओ, हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, समझ आया फंक्शंस का काम, चलो इतना करो, कल इसके आगे देखते हैं फिर क्या क्या है, तो जेएस क्यों पढ़ रहे थे समझ आ रहा है, और जितना भी है तुम लोग यहाँ पे कोडिंग्स किए थे उसके इवेंट को टारगेट तो करना पड़ेगा, ढेर सारा सर्च फंक्शंस बनाना था अभी हमको, तो सर्च के इवेंट को टारगेट करेंगे, तो कैसे करेंगे टारगेट्स वो कल देखते हैं, बट इतना काम करके लेके आना। Recording has stopped.